हाय टू ऑल। पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके थे कि लिम्ब फील्ड क्या होता है, लिम्ब बड क्या होता है, लिम्ब का प्रॉक्सिमल डिस्टल एंटीरियर पोस्टीरियर डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस कौन सा है, लिम्ब बड के कितने रीजनल डोमेन हैं, उनका फंक्शन क्या है, और फाइनली हम लोगों ने जाना था कि लिम्ब के स्केलेटन्स को आइडेंटिटी कैसे दी जाती है। अब इस वीडियो में हम लोग दो बातें सीखेंगे। पहली बात हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से फिश के फिन से टेट्रापोड के फिंगर का इवोल्यूशन हुआ, और उसके बाद ये जानेंगे कि लिम्ब बड के इनिशिएशन के लिए कौन कौन से प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फिश के फिन से टेट्रापोड के फिंगर का इवोल्यूशन कैसे हुआ। इस बात को समझने में सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी टिलाकिक फिश, अ फिश विथ फिंगर। बहुत साइंटिस्ट के अनुसार ये फिश और एम्फीबिया के बीच का ट्रांजिशन स्टेट है। देखो, इसी फिश के फाइंडिंग की वजह से ये बात पता चला कि फिश के फिन बड डेवलपमेंट में वही हॉक्स जीन रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि टेट्रापोड के लिम्ब बड के डेवलपमेंट में थे। मतलब फिश के फिन बड का डेवलपमेंट भी उन्हीं हॉक्स जीन की वजह से हुआ था जो कि टेट्रापोड के लिम्ब बड में रिस्पॉन्सिबल थे। इतना ही नहीं, फिश के फिन बड के पास भी टेट्रापोड के लिम्ब बड जैसा ही प्रोग्रेसिव जोन था और एक AER रीजन था। तो जब फिश के फिन बड के डेवलपमेंट में और टेट्रापोड के लिम्ब बड के डेवलपमेंट में सेम जीन का रोल था, तो आखिर डिफरेंस कहाँ पे अराइज हुआ? डिफरेंस फिश के फिन बड के डेवलपमेंट के दौरान अराइज। तो हुआ क्या कि फिश का फिन बड बना, वो स्टाइलोपॉड बना। स्टाइलोपॉड की प्रॉक्सिमल पैटर्निंग होने के बाद फिन बड का एपिकल एक्टोडर्मल रिज चेंज हो गया एपिकल एक्टोडर्मल फोल्ड में। क्या हुआ कि फिश का फिन बड का स्टाइलोपॉड बना, और स्टाइलोपॉड की प्रॉक्सिमल पैटर्निंग होने के बाद फिन बड का एपिकल एक्टोडर्मल रिज AER चेंज हो जाता है AEF में, एपिकल एक्टोडर्मल फोल्ड, जो कि प्रमोट करता है फिन रे का डेवलपमेंट। अब एक हाइपोथेसिस के अनुसार अगर इस AER से AEF में बदलने के क्रम में ही डेवलपमेंटल डिले हो जाए तो फिन से डिजिट का फॉर्मेशन प्रमोट हो जाता है। मतलब तुम्हारा एपिकल एक्टोडर्मल रिज जब एपिकल एक्टोडर्मल फोल्ड बना रहा था तब तुम्हारा फिन रे डेवलप हो रहा था। अब इसी प्रोसेस को किसी कारणवश अगर डिले कर दिया जाए तो एपिकल एक्टोडर्मल रिज द्वारा प्रोग्रेसिव जोन को दी जाने वाली सिग्नलिंग में ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, जिस वजह से अब प्रोग्रेसिव जोन को एपिकल एक्टोडर्म का सिग्नलिंग काफ़ी ज़्यादा टाइम तक मिलेगा, और ये सिग्नल प्रोग्रेसिव जोन को परमिट कर देता है ऑटोपोड फेट के लिए। अब इस बात को ध्यान से समझते हैं। हो क्या रहा था कि एपिकल एक्टोडर्मल रिज प्रोग्रेसिव जोन को डिस्टल सिग्नलिंग दे रहा था कि भैया तुम आगे डिस्टल की ओर बढ़ते चलो। फिश के फिन बड में क्या हो रहा था, ये एपिकल एक्टोडर्मल रिज चेंज हो रहा था एपिकल एक्टोडर्मल फोल्ड में। तो जब ये एपिकल एक्टोडर्मल रिज एपिकल एक्टोडर्मल फोल्ड में चेंज हो जाए तब फिश के फिन बड को डिस्टल सिग्नलिंग नहीं मिलेगी और वो डिजिट ना डेवलप करके फिन रे डेवलप कर देगा। लेकिन यहीं अगर AER से AEF में बदलने के प्रोसेस को रोक दिया जाए या फिर उसमें डेवलपमेंटल डिले आ जाए तो क्या होता है, AER का जो डेवलपमेंटल डिस्टल सिग्नलिंग है वो लगातार तुम्हारे प्रोग्रेसिव जोन को मिलता रहता है, जिस वजह से ये प्रोग्रेसिव जोन लिम्ब बड को डिस्टली ग्रो करने में मदद करता है। यही कारण था कि टेट्रापोड के केस में AER के प्रोमिनेंट रहने की वजह प्रोग्रेसिव जोन को डिस्टल सिग्नलिंग लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए मिली। इसी वजह से यहाँ पे मेसेनकाइम ने फिन रे ना डेवलप करके ऑटोपोड के फेट को प्रमोट कर दिया। इन शॉर्ट, एपिकल एक्टोडर्मल रिज से अगर एपिकल एक्टोडर्मल फोल्ड बनने के प्रोसेस को डिले कर दिया जाए तो फिन रे का डेवलपमेंट ना होके डिजिट का डेवलपमेंट इनिशिएट किया जाता है। और ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन था जो कि गिलबर्ट में तुमको लिखा हुआ मिल जाएगा। हाँ, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से फिश का फिन बड टेट्रापोड के लिम्ब बड में इवॉल्व हुआ होगा। अब देखते हैं कि लिम्ब बड का इंडक्शन कैसे होता है। देखो, इसके पहले हम लोग ये जान चुके थे कि सोमाइट के सेल
और लैटरल प्लेट मेसोडर्म के सेल डिवाइड करके पहले तुम्हारे मेसेनकाइम सेल बनाते हैं। वो मेसेनकाइम सेल माइग्रेट करके एक्टोडर्म में जाता है और वहाँ पे वो प्रोलिफरेट करके एक सर्कुलर बल्ज पैदा करता है जिसको लिम्ब बड कहते हैं। लेकिन वो कौन कौन से प्रोसेस थे जो कि इस लिम्ब बड के इनिशिएशन को इनिशिएट करते थे, वो भी जानना ज़रूरी था। लिम्ब बड के इनिशिएशन के इसी प्रोसेस को हम लोग 4 स्टेज में डिवाइड। सबसे पहले हम लोग मेसोडर्म को परमिसिव बनाएंगे लिम्ब बड के फॉर्मेशन के लिए। फिर ये स्पेसिफाई करेंगे कि उस एम्ब्रियो में कौन सी जगह पे फोर लिम्ब बनेगा और कौन सी जगह पे हाइंड लिम्ब बनेगा। उसके बाद एपिथेलियल टू मेसेनकाइमल ट्रांजिशन होगा और लास्ट में 2 पॉजिटिव फीडबैक लूप एस्टैब्लिश किए जाएंगे जो कि लिम्ब बड के फॉर्मेशन में मदद करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, लिम्ब बड के इनिशिएशन को 4 स्टेज में पढ़ने वाले हैं। पहला स्टेप होगा मेसोडर्म को परमिसिव बनाना लिम्ब बड के फॉर्मेशन के लिए। दूसरा स्टेप होगा स्पेसिफाई करना फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब के एरिया को। उसके बाद हम लोग एपिथेलियल टू मेसेनकाइमल ट्रांजिशन देखेंगे और अल्टीमेटली 2 पॉजिटिव फीडबैक लूप पढ़ेंगे जो कि लिम्ब बड के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मेसोडर्म को कैसे परमिसिव बनाया जाता है लिम्ब बड के फॉर्मेशन के लिए। इसके लिए हम लोग सीधे उस डायग्राम पे आते हैं। इस डायग्राम में देखिए, इनिशियली क्या होता है, हॉक्स जीन का डिफरेंशियल एक्सप्रेशन FGF8 के लेवल को रेगुलेट करता है। इस डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे कि हॉक्स जीन टुवर्ड्स द पोस्टीरियर एंड हायर कंसंट्रेशन में है और जैसे जैसे वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है, मतलब टुवर्ड्स इट्स एंटीरियर एंड, इसका कंसंट्रेशन डिक्लाइन करते जा रहा है। हॉक्स जीन के इसी डिफरेंशियल एक्सप्रेशन के कारण FGF8 हमारा काउडल प्रोजेनाइटर जोन में हायर कंसंट्रेशन में एक्सप्रेस होता है। मतलब द ग्रेडियंट ऑफ FGF8 इज हाई posteriorly along the प्रीसोमैटिक मेसोडर्म। मतलब पोस्टीरियर एंड पे ही FGF8 का लेवल भी हायर कंसंट्रेशन में रहता है। इसके अलावा FGF8 is also expressed within the heart lateral plate mesoderm just located anterior to the forelimb field। मतलब ये जो आपके फोरलिम्ब के ऊपर वाला भाग है, एंटीरियर भाग है, और हर्ट के आसपास वाला भाग है, वहाँ भी आपके FGF का ग्रेडियंट देखने को मिलेगा। अब एक बात गौर करते हैं, जहाँ भी ये FGF8 का ग्रेडियंट आपको देखने को मिलेगा, ये FGF8 आपके लिम्ब बड के इनिशिएशन को इनहिबिट करता है। FGF8 आपके लिम्ब बड के इनिशिएशन को इनहिबिट करता है। इसका मतलब साफ था, अगर आपको एम्ब्रियो के किसी रीजन में लिम्ब बड को इनिशिएट करवाना है तो उस रीजन में FGF8 को सप्रेस करना होगा। फिर से सुनिए, FGF8 लिम्ब बड के इनिशिएशन को इनहिबिट करता है। तो अगर आपको एम्ब्रियो के किसी रीजन में लिम्ब बड के फॉर्मेशन को इनिशिएट करवाना है तो उस रीजन में FGF8 को इनहिबिट करना होगा। यहाँ पे प्रीसोमैटिक मेसोडर्म में एंटीरियर सोमाइट के आसपास रेटिनोइक एसिड जनरेटेड होता है और रेटिनोइक एसिड और FGF8 में एंटागनिस्ट रिलेशनशिप होता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को इनहिबिट करते हैं। तो जहाँ भी RA सिक्रीट होगा वहाँ पे वो FGF8 को इनहिबिट कर देगा और वो जगह एक लिम्ब फील्ड बनाएगा। अब ये RA सिंथेसाइज या फिर जनरेट कहाँ हो रहा है, तो एंटीरियर सोमाइट रीजन में, लगभग यहाँ पे। इसलिए इस रीजन में ये RA FGF8 को इनहिबिट करेगा और चूंकि FGF8 यहाँ पे इनहिबिटेड है तो इस रीजन में लिम्ब बड इनिशिएट हो सकता है। एक बार फिर से जो भी हुआ उसको रिवाइज करते हैं। हॉक्स जीन का डिफरेंशियल एक्सप्रेशन आपके FGF8 के लेवल को रेगुलेट करता है, जिस वजह से FGF8 का लेवल काउडल रीजन में बनता है। इसके अलावा FGF8 का लेवल एंटीरियर टू फोरलिम्ब हर्ट के लेटरल प्लेट मेसोडर्म के आसपास ही बनता है और FGF8 का लेवल जहाँ भी रहेगा वो लिम्ब बड के इनिशिएशन को इनहिबिट करेगा। अगर आपको लिम्ब बड का फॉर्मेशन इनिशिएट करवाना है तो एम्ब्रियो के उस रीजन में FGF8 के लेवल को इनहिबिट करना होगा। एंटीरियर सोमाइट के रीजन में रेटिनोइक एसिड जनरेट होता है
जो कि इस रीजन में FGF8 के लेवल को इनहिबिट करता है। अब क्योंकि यहाँ पे FGF8 का लेवल इनहिबिटेड है, इसलिए इस रीजन में आपको लिम्ब बड का फॉर्मेशन इनिशिएट हो जाता है। ये जो रीजन है आपके 4 लिम्ब बड को इनिशिएट करवाएगा। ऑल्दो रेटिनोइक एसिड थ्रू आउट द ट्रंक एक्सप्रेस होता है जहाँ जहाँ भी सोमाइट पाया जाएगा, लेकिन इसका कंसंट्रेशन नीचे की ओर घटते जाता है, जिस वजह से रेटिनोइक एसिड पोस्टीरियर एंड पे FGF8 को सप्रेस करने का सक्षम नहीं रहता। इसका मतलब अगर आपको पोस्टीरियर रीजन में कहीं हाइंड लिम्ब का लिम्ब बड फील्ड बनाना है या लिम्ब बड इनिशिएट करवाना है, तो वहाँ FGF8 को इनहिबिट करने के लिए रेटिनोइक एसिड की जगह कोई और फैक्टर आया होगा। समझिए इसको। रेटिनोइक एसिड हालांकि पूरे ट्रंक में थ्रू आउट एक्सप्रेस होता है जहाँ जहाँ तक ये सोमाइट गया है, लेकिन जैसे जैसे रेटिनोइक एसिड एंटीरियर से पोस्टीरियर की ओर बढ़ता है, इसका कंसंट्रेशन डिक्लाइन करते जाता है और इतने लो कंसंट्रेशन पे ये FGF8 को इनहिबिट नहीं कर पाता है पोस्टीरियर एंड पे, क्योंकि FGF8 का लेवल पोस्टीरियर एंड पे सबसे ज़्यादा है। ऊपर से रेटिनोइक एसिड का स्ट्रेंथ भी घट गया है, तो यहाँ पे FGF8 को इनहिबिट करने के लिए रेटिनोइक एसिड नहीं बल्कि कोई और फैक्टर आता है। उस फैक्टर का नाम अभी मेंशन नहीं था, गिलबर्ट में भी नहीं था। अगर मुझे पता चला तो फिर कभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस फैक्टर को हम इंक्लूड कर देंगे। तो हो क्या रहा था, FGF8 का लेवल आपको आ रहा था पोस्टीरियर एंड पे और हार्ट के आसपास। जहाँ भी FGF8 का लेवल रहेगा वहाँ पे लिम्ब बड का फॉर्मेशन इनहिबिट रहेगा। एंटीरियर सोमाइट पे क्या होता है, रेटिनोइक एसिड जनरेट होता है जो कि उस रीजन में FGF8 के लेवल को इनहिबिट कर देता है, लेकिन रेटिनोइक एसिड जैसे जैसे नीचे की ओर आता है उसका खुद का स्ट्रेंथ घटता रहता है और FGF8 का लेवल बढ़ता रहता है, जिस वजह से पोस्टीरियर रीजन में हाइंड लिम्ब बड के इनिशिएशन में रेटिनोइक एसिड ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर पाता। वहाँ पे FGF8 को इनहिबिट करने के लिए रेटिनोइक एसिड के अलावा कोई दूसरा फैक्टर आता है। यही केस एक म्यूटेशन स्टडी में देखा गया था, जिसमें हाइंड लिम्ब बड के इनिशिएशन में रेटिनोइक एसिड का रोल पता करने के लिए रेटिनोइक एसिड को हटा दिया गया। अब अगर इसका रोल यहाँ पे होता तो कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ना चाहिए था, क्योंकि रेटिनोइक एसिड हटा दिया गया है, लेकिन देखा क्या गया कि हाइंड लिम्ब बड के इनिशिएशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा जब वहाँ पे रेटिनोइक एसिड को हटा दिया गया था। यही केस उल्टा था 4 लिम्ब के लिए। जब वहाँ पे रेटिनोइक एसिड को हटाया गया तो 4 लिम्ब बड का इनिशिएशन हुआ ही नहीं। अब सवाल ये उठता था कि रेटिनोइक एसिड ऐसा क्या करता है कि जिस जगह पे वो FGF8 को रोकता है वहाँ पे लिम्ब बड का इंडक्शन हो जाता है। तो इसको जानने के लिए थोड़ा नीचे आते हैं। पहले इस छोटी सी समरी को देख लेते हैं, फिर मैकेनिज्म को समझेंगे। इस समरी में क्या दिखाया गया है, उन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का नाम जो कि अपने रिस्पेक्टिव लिम्ब बड को इनिशिएट करवाते हैं। जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TBX5 रहेगा वो माउस, चिक या फिर फिश के केस में 4 लिम्ब बड को इनिशिएट करेगा। जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ILET1 रहेगा वो माउस में हाइंड लिम्ब बड को इनिशिएट करेगा और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TBX4 चिक में हाइंड लिम्ब बड को इनिशिएट करेगा। मतलब TBX5 तुमको चाहिए 4 लिम्ब बड के इनिशिएशन में, ILET1 और TBX4 चाहिए हाइंड लिम्ब बड के इनिशिएशन में इन माउस एंड चिक रेस्पेक्टिवली। इसके अलावा डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग में तुमको कई सारे रेगुलेटरी फैक्टर का रोल देखने को मिलेगा, जिसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट है FGF10 जो कि एक प्राइमरी इंड्यूसर है लिम्ब बड के फॉर्मेशन के लिए। अब ये सिग्नलिंग समझने के पहले FGF10 का रोल देख लेते हैं कि आखिर ये FGF10 कैसे एक प्राइमरी इंड्यूसर है लिम्ब बड के फॉर्मेशन के लिए। तो इसका रोल समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। FGF सिक्रीटिंग बीट को एम्ब्रियो के डिफरेंट रीजन में रखा गया और उसका रोल देखा गया। जब इस FGF बीट को एंटीरियर रीजन में रखा गया तो देखा गया कि उस रीजन में विंग का फॉर्मेशन हुआ है। जब इस FGF बीट को पोस्टीरियर रीजन में रखा गया तो देखा गया कि उस रीजन में लेग का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन जब इस FGF बीट को मिडिल रीजन में रखा गया तो देखा गया वहाँ एक ऐसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है जिसके पास एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक थे। इस स्ट्रक्चर को हम लोग काइमेरा कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ
कि FGF8 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TBX5 एंड TBX4 को स्टेबलाइज करने या फिर एक्सप्रेस करने में रिस्पॉन्सिबल था। FGF बीट को जिस रीजन में रखा गया वो उस रीजन में मौजूद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्सप्रेस करवाने में मदद करता था। फॉर एग्जांपल FGF के बीट को अगर हम लोगों ने एंटीरियर में रखा था तो वहाँ पे हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था TBX5, जहाँ पे FGF के बीट ने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TBX5 को एक्सप्रेस करवाने में मदद किया और वहाँ पे विंग का फॉर्मेशन हुआ। यही जब उस FGF के बीट को पोस्टीरियर एंड पे रखा गया तो वहाँ पे उसने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TBX4 को एक्सप्रेस करवाने में मदद किया और लेग का फॉर्मेशन हुआ, जबकि उसे बीच में रखे जाने पे उसने TBX5 और TBX4 दोनों का एक्सप्रेशन एक साथ करवाया और हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला जिसके पास फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब दोनों का रिजेम्बलेंस था। इस स्ट्रक्चर को हम लोगों ने काइमेरा कहा। फर्दर FGF के रोल को हम लोग एक डायग्राम के सहारे और क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे। अब इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में आपके पास एक फोर लिम्ब का फील्ड है, एक हाइंड लिम्ब का फील्ड है। फोर लिम्ब के फील्ड को बड़ा करके बॉक्स बी में रखा गया है और हाइंड लिम्ब के फील्ड को बड़ा करके बॉक्स सी में रखा गया है। बॉक्स सी को दो सब बॉक्स में डिवाइड किया गया है। ऊपर वाला बॉक्स चिक के लिए है और नीचे वाला बॉक्स माउस हाइंड लिम्ब के लिए है। सबसे पहली बात जो हम लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं वो ये है कि फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब के बर्थ के इनिशिएशन में रेटिनोइक एसिड और कोई अननोन फैक्टर का रोल है जो कि उस रीजन में FGF8 के एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर रहा होगा, क्योंकि जब तक FGF8 का लेवल डिजायर्ड रीजन में इनहिबिट नहीं होगा वहाँ पे लिम्ब बर्थ का इनिशिएशन इनहिबिटेड रहेगा। इस रीजन में मतलब फोर लिम्ब के रीजन में रेटिनोइक एसिड ये काम कर रहा है और हाइंड लिम्ब के रीजन में जो फैक्टर ये काम कर रहा है उसका पता अभी नहीं है। इसके बाद देखते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो कि फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब के स्पेसिफिकेशन में रिस्पॉन्सिबल हैं। हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि फोर लिम्ब के लिए जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो है TBX5 और हाइंड लिम्ब के केस में जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो है TBX4 जब बात की जाए चिक के हाइंड लिम्ब की, और आइलेट1 जब बात की जाए माउस के हाइंड लिम्ब की। अब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग में आखिर कर क्या रहे हैं? तो ये क्या कर रहा है, सबसे पहले फोर लिम्ब वाले को देख लेते हैं। TBX5 आपका WN2B को एक्सप्रेस करवा रहा है। ये WN2B FGF10 को एक्सप्रेस करवा रहा है और FGF10 दोबारा WN2B और TBX5 के लेवल को मेंटेन कर रहा है। इसके अलावा ये FGF10 सेल डिवीजन में भी मदद करवाता है। साथ ही साथ ये FGF10 एक्टोडर्म में WN3A को एक्सप्रेस करवा रहा है जो कि FGF8 को बना रहा है और ये FGF8 FGF10 के लेवल को मेंटेन कर रहा है। ये डायग्राम तो क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर देख लेते हैं कि सिग्नलिंग में हो क्या रहा है। रेटिनोइक एसिड TBX5 को एक्सप्रेस करवाता है, TBX5 WN2B को एक्सप्रेस करवाता है, WN2B FGF10 को एक्सप्रेस करवा रहा है, FGF10 TBX5 और WN2B दोनों के लेवल को मेंटेन कर रहा है। इसके अलावा FGF10 सेल डिवीजन प्रमोट करता है और WN3A को एक्टोडर्म में एक्सप्रेस करवाता है जो कि FGF8 के लेवल को मेंटेन करता है और FGF8 FGF10 के लेवल को मेंटेन करता है। इसी टाइप का सिमिलर सिग्नलिंग आपको चिक के हाइंड लिम्ब बर्ड इनिशिएशन में और माउस के हाइंड लिम्ब बर्ड इनिशिएशन में भी देखने को मिलेगा। इन तीनों सिग्नलिंग पाथवे में एक ही चीज़ कॉमन आपको देखने को मिलेगी, वो है यहाँ पे FGF10। इसका मतलब ये FGF10 काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन तीनों सिग्नलिंग पाथवे में। तो इस FGF10 के रोल को समझते हैं। सबसे पहला रोल तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा कि FGF10 डिजायर्ड लिम्ब फील्ड में उस पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्सप्रेस करवाता है जिसमें उसको रखा गया है। मतलब FGF10 अगर फोर लिम्ब में एक्सप्रेस होगा तो वो TBX5 को मेंटेन करेगा, FGF10 अगर हाइंड लिम्ब में एक्सप्रेस होगा तो वो TBX4 को मेंटेन करेगा। इसके अलावा FGF10 आपको सेल का डिवीजन करवा रहा है। अब ये सेल का डिवीजन क्यों इम्पोर्टेंट है उसको समझते हैं। देखिए,
ये हम लोग समझ रहे हैं लिम्ब बड का इनिशिएशन। मान लेते हैं कि ये सारा प्रोसेस हो गया और लिम्ब बड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। लेकिन हमारा जो अल्टीमेट गोल था वो लिम्ब बड बनाना तो नहीं था, हम लोग को बनाना क्या था, एक कंप्लीट लिम्ब। तो वो लिम्ब बड एक कंप्लीट लिम्ब में डेवलप हो, इसके लिए हम लोग को सेल्स का सप्लाई चाहिए, कंटिन्यूअस सेल्स का सप्लाई चाहिए, क्योंकि वही सेल आगे जा कर के एक कंप्लीट लिम्ब के फॉर्मेशन में मदद करेगा। उसमें से जो लैटरल प्लेट मेसोडर्म का सेल होगा वो लिम्ब का बोन बनाएगा, और जो सोमाइट का सेल होगा वो लिम्ब का मसल बनाएगा। FGF10 इसी सेल के डिवीजन को मेंटेन करता है कि ये सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहें और डेवलपिंग लिम्ब बड को कभी सेल्स की कमी ना हो। अब जब कोई इतना बड़ा काम कर रहा है तो उसके लेवल को ही मेंटेन करना ज़रूरी था। तो FGF10 के लेवल को मेंटेन करने के लिए 2 पॉजिटिव फीडबैक लूप चलता है, जो कि हमारा चौथा प्रोसेस था लिम्ब बड के इनिशिएशन। इस फिगर के थ्रू ही देखते हैं कि वो 2 पॉजिटिव फीडबैक लूप कौन कौन से हैं जो कि FGF10 के लेवल को मेंटेन कर रहे हैं। FGF10 को पहला पॉजिटिव फीडबैक WN2B, WN8C, WNT बीटा कैटेनिन के रूप में मिलता है, और दूसरा पॉजिटिव फीडबैक FGF8 के रूप में मिलता है। इस फोटो में आप लोग देखिए WNT2B यहाँ पे FGF को सिग्नलिंग दे रहा है, उसके बाद FGF उसको मेंटेन कर रहा है, फिर WN2B उसको सिग्नलिंग दे रहा है। मतलब ये FGF के लेवल को मेंटेन, FGF10 के लेवल को मेंटेन करने का काम कर रहा है। दूसरा FGF10 के लेवल को मेंटेन करने का काम FGF8 करता है। FGF10 क्या करता है, एक्टोडर्म में WNT3A को एक्सप्रेस करवाता है, ये WNT3A FGF8 को एक्सप्रेस करवाता है, और ये FGF8 FGF10 के लेवल को मेंटेन करता है। FGF10 के लेवल को मेंटेन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि लिम्ब बड जब आगे की ओर डेवलप करे लिम्ब के फॉर्मेशन में, तब उसको कभी भी सेल्स की कमी ना हो। आई होप कि आप लोग ये फोटो समझ गए होंगे। अब जो सी में चिक का हाइंड लिम्ब बर्ड इनिशिएशन है और माउस का हाइंड लिम्ब बर्ड का इनिशिएशन है, उसको आप लोग खुद एक बार समझने की कोशिश कीजिए। इसका सिग्नलिंग पाथवे भी फोर लिम्ब के बर्ड इनिशिएशन के जैसा ही है। यहाँ पे जो ध्यान देने लायक बात है, मैं उस पर आपका फोकस ले जाता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग TBX4 में म्यूटेशन लाते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था चिक के हाइंड लिम्ब बर्ड इनिशिएशन में, तो TBX4 में म्यूटेशन आने की वजह से चिक के हाइंड लिम्ब के बर्ड का इनिशिएशन नहीं होगा। ये बात तो सीधे सीधे समझ में आ रही थी। लेकिन माउस के हाइंड लिम्ब के बर्ड के इनिशिएशन में हमको जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर चाहिए था वो था ILET1। इसका मतलब ये है कि अगर ILET1 में म्यूटेशन लाया जाए तो माउस का हाइंड लिम्ब का बर्ड का इनिशिएशन नहीं होगा। अब हम लोग माउस के हाइंड लिम्ब में TBX4 में एक रिप्रेसिव म्यूटेशन ला देते हैं। अब क्योंकि TBX4 रोल प्ले करता है चिक के हाइंड लिम्ब के बर्ड इनिशिएशन में, और माउस में ILET1 रोल प्ले करता है हाइंड लिम्ब बर्ड के इनिशिएशन में, इसलिए अगर तुम TBX4 को माउस के हाइंड लिम्ब से हटा रहे हो तो इसका इफेक्ट इस पर तो नहीं देखा जाना चाहिए था। मतलब समझो, देखो, माउस के हाइंड लिम्ब के बर्ड के इनिशिएशन में तुमको ILET1 रिस्पॉन्सिबल था। अगर तुम माउस के हाइंड लिम्ब में से TBX4 को डिलीट कर दे रहे हो तो उसमें इसका कोई डिफेक्ट नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन हुआ उल्टा। इसमें थोड़ा बहुत डिफेक्ट देखा गया। देखा क्या गया कि ऑल्दो हाइंड लिम्ब बर्ड का इनिशिएशन होता है माउस में, लेकिन उसका पैटर्निंग प्रॉपर नहीं होता है। इसका मतलब साफ था कि हो ना हो TBX4 भी माउस के हाइंड लिम्ब के बर्ड के इनिशिएशन में रिस्पॉन्सिबल था। इसलिए इस फोटो में आप लोग देख रहे होंगे TBX4 को लाइट शेड के फॉर्म में यहाँ पे दर्शाया गया है। ये क्लियर था? अब देखो, चिक के हाइंड लिम्ब के बर्ड इनिशिएशन में आपको PITX1 भी देखने को मिल रहा है। तो अगर इस PITX1 को चिक के हाइंड लिम्ब में से डिलीट कर दिया जाए तो चिक का हाइंड लिम्ब डिफेक्टिव होगा, जो कि जायज़ बात थी। लेकिन अगर इसको माउस के हाइंड लिम्ब में से हटा दिया जाए तो इसमें उसको कोई डिफेक्ट शो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि PITX1 माउस के हाइंड लिम्ब में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ भी कुछ और ही देखा गया। PITX1 को माउस के हाइंड लिम्ब में हटाने के बाद
माउस के हाइंड लिम्ब में कोई डिफेक्ट देखा गया। वो डिफेक्ट था कि माउस का हाइंड लिम्ब क्लब फुट फिनोटाइप शो कर रहा था। इसका मतलब साफ था कि TBX4 की तरह PITX1 का भी माउस के हाइंड लिम्ब के बर्ड इनिशिएशन में कोई ना कोई रोल रहा होगा। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अपने अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्रॉक्सिमल से डिस्टल एक्सिस का पैटर्निंग हुआ। थैंक यू।